हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बारे में हमने समझा था डायरेक्टिंग होती क्या है, जस्ट उसका मीनिंग समझा था। मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बनाई है वो काफ़ी शॉर्ट बनाई थी, जिसमें खाली मीनिंग समझाया था ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके डायरेक्टिंग होता क्या है। एक बार दोबारा से मैं आपको रिकॉल कराया था डायरेक्टिंग होता क्या है। डायरेक्टिंग का मतलब हो गया किसी भी स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना। इनमें से उन्हें बताना कि काम क्या करना है, गाइडेंस करना, टाइम टू टाइम उनको देखना, उनके जो भी एरर्स हो रहे हैं, जो भी वो मिस्टेक कर रहे हैं उनको बताना कि उन मिस्टेक को कैसे रिमूव किया जाएगा। साथ के साथ मोटिवेट करना। मोटिवेट करने का मतलब है इंड्यूस करना किसी भी पर्सन को, ताकि वो आपकी बात मान सके। बट ध्यान रखना, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी से फोर्सफुली काम करवाया जाए। इट मीन्स उसके जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है, उसी को चेंज कर देंगे हम अपने हिसाब से। ठीक है, किसी भी तरह के मोटिवेटर का यूज़ करके। इट मीन्स इंसेंटिव देने का लालच हमने दे दिया या इंक्रीमेंट करने का लालच उसे दे दिया, तो किसी भी तरह से हम इंड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बात आई हमारी इंस्ट्रक्शन देने की, गाइडेंस देने की और मोटिवेशन देने की। अगर ये तीनों काम होंगे किसी भी एम्प्लॉयज़ को हम, कि ये जो काम करेंगे ये किसके साथ करेंगे, एम्प्लॉयज़ के साथ करेंगे। इंस्ट्रक्शन किसको देंगे, एम्प्लॉयज़ को देंगे। गाइडेंस किसको करेंगे, गाइड किसको करेंगे, एम्प्लॉयज़ को करेंगे। मोटिवेशन किसको देंगे, एम्प्लॉयज़ को करेंगे। तो ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो भी सुपीरियर होगा वो अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को क्या करेगा, ये डायरेक्टिंग करेगा। तो डायरेक्टिंग हर किसी का काम होता है, ये आगे हम कैरेक्टरिस्टिक में भी समझ लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने जो ये डायग्राम था इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कराया था नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में। ठीक है, बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, जो डिस्कस करने हैं अब हमें, है ना। तो जब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है डायरेक्टिंग है। सबसे पहले बता रखा है हमें डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्ट इनिशिएट एक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बात आ रही है कि डायरेक्टिंग से काम क्या हो जाता है, एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है। अब तक आपने जो भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सभी में अभी काम करने की बात हो रही थी। ठीक है, कहीं पे भी काम एक्चुअल में स्टार्ट नहीं हुआ था। मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस कराया होगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया होगा कि डायरेक्टिंग से क्या होता है, मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, मेन प्रोडक्शन स्टार्ट होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, बट अगर बात करें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, अभी तक बस हम बात कर रहे थे काम करने की। प्लानिंग में हमने डिस्कस करा था क्या करना है, कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने रिसोर्सेज असेंबल करे थे, और साथ में हमने क्या करा था, कुछ डिपार्टमेंट डिसाइड करे थे, डेजिग्नेशन पोजीशन हमने सेट करी थी। अब स्टाफिंग में क्या करा था, लोगों को रिक्रूट करा था, अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस हमने पढ़े थे वहाँ पे। बट बात करें डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग में क्या करेगा, एक मैनेजर जो है वो क्या करेगा, अपने जो भी सबऑर्डिनेट है उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा। इट मीन जब वो इंस्ट्रक्ट करेगा, कोई चीज़ बताएगा काम करने के लिए, तो एक्चुअल में वो वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि डायरेक्टिंग क्या करता है। कि पहला करेक्टरिस्टिक है इसका कि डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। सेकंड बात करें, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग क्या करता है, सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करता है, चाहे टॉप लेवल, चाहे मिडिल लेवल, चाहे लोअर लेवल। मान लेते टॉप लेवल का कोई पर्सन है, सीईओ हो गया। मिडिल का क्या हो गया, परचेज मैनेजर हो गया। और सेल का क्या हो गया, लोअर लेवल का क्या हो गया, सुपरवाइज़र हो गया। तो यहाँ पे जो डायरेक्टिंग करने का काम है वो तीनों लोग करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट का सीईओ क्या करेगा, गाइड करेगा या इंस्ट्रक्ट करेगा किसको, अपने इस इमीडिएट सबऑर्डिनेट को। फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर को गाइड कर सकता है। परचेज मैनेजर किसको करेगा, परचेज मैनेजर करेगा सुपरवाइज़र को। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पर्सन दूसरे को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गाइड कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या होता है, जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तीनों में वो क्या करता है, काम करता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, आगे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्टिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, डायरेक्टिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर हम बात करें डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग लगातार चलने वाला काम है। ऐसा नहीं कि आपने आज डायरेक्शन दे दी उसके बाद आप कभी डायरेक्शन नहीं दोगे। आप ने अभी इंस्ट्रक्शन दे दी तो ऐसा नहीं है आप कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे। आपको रेगुलरली इंस्ट्रक्शन भी देनी पड़ेगी, रेगुलरली गाइड भी करना पड़ेगा, और रेगुलरली आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। क्लियर।
आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी बात, है ना। अगर आपको कोई भी इसमें से जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो डाइटिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला काम है। तो इसमें जैसे हमने पढ़ा, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, मॉनिटर करना, मोटिवेट करना, ये कोई ऐसा नहीं कि भाई एक बार आप करोगे उसके बाद आप नहीं करोगे, इन सबको आपको रेगुलर डेज में करना पड़ेगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात समझो, अगर मान लेते हैं जो आपने इंस्ट्रक्शन दी और एक पर्सन उसको एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से मन लगा के काम कर रहा है, ठीक है। अब वो सेकंड डे अगर आप उस इंस्ट्रक्शन या गाइड नहीं करोगे और मोटिवेट नहीं करोगे तो क्या वो उस एफिशिएंसी के साथ काम करेगा? उसे मोटिवेट नहीं करोगे आप, ठीक है। पहले 10 दिन आपने काम करवा लिया, बट आगे के जो डेज़ हैं उसमें आप ढंग से आप उसे गाइड नहीं करें या मोटिवेट नहीं करें, तो उसका जो मोरल होगा वो डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो प्रोडक्शन भी कम करना चालू कर देगा। तो ये ज़रूरी है कि भाई टाइम टू टाइम उसे क्या करेगा, डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो डाइटिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर फोर्थ क्या बताता है यहाँ पे, डाइटिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो डाइटिंग है वो सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करता है। क्या करता है? सभी लेवल्स में काम करता है। तो फिर इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा था कि भाई मैनेजर क्या करेगा, सीईओ क्या करेगा, डायरेक्शन देगा किसको, परचेज़ मैनेजर को। परचेज़ मैनेजर किसको डायरेक्शन देगा, सुपीरियर को देगा, वो सुपरवाइज़र को देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, जो डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, टॉप टू बॉटम आ रही है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डाइटिंग है ना, जिसके पास अथॉरिटी ज़्यादा होगी वो डायरेक्शन किसको देगा, दूसरे पर्सन को देगा जिसके पास डायरेक्ट अथॉरिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, जो डायरेक्टिंग है वो कैसे फ्लो करेगा, टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस में से पहला जो इम्पोर्टेंस है वो सेम है जो हमने ऊपर पढ़ा था, डायरेक्ट इनिशिएट एक्शन। जो इम्पोर्टेंस हमने ऊपर पढ़ी थी वही इम्पोर्टेंस यहाँ पे भी है, ठीक है। सॉरी, ऊपर जो फीचर पढ़ा था सेम इम्पोर्टेंस भी है, डायरेक्ट इनिशिएट एक्शन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाइटिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट। आपको पता है कि हर एक एम्प्लॉय अपने काम में एक्सपर्ट होता है, क्योंकि हमने जब स्टाफिंग पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक बेस्ट कैंडिडेट हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब जब बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करें तो अपना एफर्ट तो 100% देगा ही ना, बट यहाँ पे हर पर्सन का जो एफर्ट होगा वो अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा इंडिविजुअल, एक फ्यूल का प्रिंसिपल था, जहाँ पे ये बताया जाता है कि सबकी डायरेक्शन अलग होगी और सबकी डायरेक्शन को एक बनाने का काम होगा मैनेजर का, है ना। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये आपका प्रिंसिपल था फ्यूल में, ठीक है। तो आप उसको रिकॉल कर लेंगे। डाइटिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट। तो डाइटिंग से क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ अलग अलग एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर हो गया, सेल मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, एडवर्टीजमेंट मैनेजर हो गया, जिस भी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं उन सब के एफर्ट को क्या करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे। तो डाइटिंग क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना, कि सबके एफर्ट्स को क्या करना है, इकट्ठा करना है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको क्या किया जा सके, आसानी से अचीव किया जा सके। इसके बाद थर्ड बता रखे हैं, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है कि मोटिवेट करने का काम करता है। मैंने आपको बताया था मोटिवेट का मतलब क्या हो गया कि इंड्यूस करना, है ना। इंड्यूस करना किसको, एम्प्लॉयज़ को या उसके सबऑर्डिनेट को, जो भी सुपीरियर में बैठा हुआ है। क्योंकि मोटिवेशन, अगर कोई भी एक पर्सन अब अगर काम को अच्छे से करवाना चाहता है, कोई भी मैनेजर काम को अच्छे से करवाना चाहता है, तो उसे टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा उसको, ठीक है। जैसे आप इसमें रीड भी कर सकते हो, क्या लिखा है, इट मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट बाय शोइंग लीडरशिप क्वालिटी, है ना, एंड टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो क्या करेगा, उसे मोटिवेट करेगा, उसके एटीट्यूड को चेंज करेगा, है ना, कुछ मोटिवेटर का यूज़ करके। और मोटिवेटर क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ। मोटिवेटर होते हैं दो तरह के, मोटिवेटर हो सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह के मोटिवेटर होते हैं। मोटिवेशन अलग है, मोटिवेटर अलग है, ठीक है। मोटिवेटर इट मीन्स वो इक्विपमेंट, वो रिसोर्सेज जिसका यूज़ करके आप किसी पर्सन को मोटिवेट करोगे। जैसे आप मोटिवेट करोगे किसकी हेल्प लेके, इंसेंटिव हो गया, बोनस हो गया, है ना, और इंक्रीमेंट हो गया और प्रमोशन हो गया, ये सारे आपके क्या हो गए, पॉजिटिव मोटिवेटर हो गए। और नेगेटिव मोटिवेटर भी होता है। नेगेटिव मोटिवेटर मीन्स जहाँ पे डिमोशन आ जाता है,
ठीक है। प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाएगा, वो नेगेटिव मोटिवेटर होगा। और पनिशमेंट या सैलरी डिडक्शन, इस तरह की चीज़ें किस में आएंगी, नेगेटिव मोटिवेटर में आएंगी, ठीक है। तो ये आपका मोटिवेशन एंड लीडरशिप हो गया। इसके बाद बात करते हैं डाइटिंग फैसिलिटेट चेंज। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ना काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ना चेंजेस को अडेप्ट नहीं करते या करना नहीं चाहते। जैसे आपको पता है कि भाई मान लेते हैं न्यू टेक्नोलॉजी आई किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में न्यू मशीन्स आई, ठीक है। अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे कि भाई हमें तो काम आता ही नहीं है, हम तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी इसे सीखने के लिए। तो वहाँ पे एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस भाई इसे डायरेक्ट करना है, उसे समझाना है एम्प्लॉयज़ को कि भाई यहाँ पे अगर हम आपको ना कोई नई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, तो उसका ना जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है वो आपको भी मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट होगा, आपका भी इसमें बेनिफिट होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं डाइटिंग हेल्प्स इन तो ऊपर वाले समझ में आ गया आपको, डाइटिंग फैसिलिटेट चेंज। इसमें डायरेक्शन हेल्प करता है लोगों को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करने के लिए। इट मीन्स कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है या किसी भी तरह का चेंज हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसको एम्प्लॉयज़ क्या करें, अडेप्ट करें, उसे स्वीकार करें, है ना। फिर क्या कहता है, डाइटिंग हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या कहता है, बैलेंस बनाए रखता है ना, किसी भी तरह का अनबैलेंस ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे यहाँ पे क्या बता गया, इफेक्टिव डाइटिंग फोस्टर्स cooperation and commitment among employees and helps striking a balance between various activities and department। इसमें क्या बता रखा है कि भाई कॉपरेशन लाने की कोशिश करता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग एम्प्लॉयज़, हर किसी का जो एटीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है। तो एक डाइटिंग का काम होता है कि उन सबके बिहेवियर को एक जैसा बनाना, उन सबके जो भी उनकी इंटेंशन है अलग अलग हैं, उनको इक्वली बनाना, मैच करना। तो डाइटिंग का ही ये काम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये प्रिंसिपल ऑफ डाइट ने दे रखा है, इसको आपको छोड़ना है, इसको आपको नहीं रीड करना, ठीक है। फिर मेन जो आपका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। एलिमेंट्स ऑफ डाइटिंग की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, और ये इस टॉपिक को करा के मैं इस वीडियो का एंड करूँगा, क्योंकि वीडियो इतनी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए जो आप बोर हो जाए, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, है ना। कुछ पार्ट्स में हम इसके क्लियर करेंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे ज़्यादा टॉपिक, ठीक है। इसको अपनी रियल लाइफ में जब तक आप बिजनेस स्टडी को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप इसको इजीली समझ नहीं पाओगे, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है अगर आप इसको समझोगे। अगर आप खाली रीड करने की कोशिश करोगे या सोचोगे कि हाँ जी बस पढ़ लेते हैं, तो इससे बोरिंग सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। बट अगर आप इंटरेस्ट लेके इसे रीड करो, खुद को उसके अंदर इन्वॉल्व करके पढ़ो, तो इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ डाइटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं। और शायद पहले फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आपने मैथ में LCM पढ़ा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM पढ़ा है, तो LCM के आगे S लगा देंगे तो ये बन जाएगा LCMS, ठीक है। LCMS करके कोड से आप याद रख सकते हैं। L फॉर लीडरशिप, ठीक है, C फॉर कम्युनिकेशन, M फॉर मोटिवेशन और S फॉर सुपरविज़न। और मोटिवेशन के मीनिंग मैंने आपको बता चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा मीनिंग इसका समझा देता हूँ मैं आपको। सुपरविज़न का मतलब होता है सुपरवाइज़ करना, है ना। सुपरवाइज जैसे डाइटिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, लगभग ये सिमिलर ही होती है सुपरविज़न में भी। सुपरविज़न में खाली वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, डाइट करेगा, गाइड करेगा, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। सुपरवाइज़र क्या करता है, किसी भी एक फैक्ट्री का या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सुपरवाइज़र का क्या काम होता है कि वो क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है ना, इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, मॉनिटर करता है, लगातार देखता है ना। किसी भी तरह का कोई भी हेल्प की नीड होती है वो भी हेल्प करता है ना, एम्प्लॉयज़ की। तो ये सुपरवाइज़र का काम होता है। तो सुपरविज़न मतलब देखना चीज़ों को
ठीक ढंग से हो रही है या नहीं हो रही, जिस अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन दी गई है। मोटिवेशन बता दिया, लोगों को इंड्यूस करना मोटिवेशन होता है। लीडरशिप की बात करें फिर, लीडरशिप का मतलब होता है लीडरशिप में वो इन्फ्लुएंस करेगा, इंड्यूस करेगा, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, मोटिवेशन में क्या बताया हमने, खाली मोटिवेटर्स का यूज़ करके कर सकता है वो, बट यहाँ पे लीडरशिप इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, यहाँ पे उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो भी लीडर है उसमें वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सकें। यहाँ पे किसी तरह की क्वालिटीज़ की ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन में। मोटिवेशन में आप मोटिवेटर्स का यूज़ करते हैं, इंसेंटिव, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पनिशमेंट। यहाँ पे कुछ मोटिवेटर का यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपकी के अंदर टैलेंट है या नहीं है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है या नहीं है किसी भी तरह की, वो मैटर नहीं करती। यहाँ पे मोटिवेटर्स आपके पास हैं तो आप मोटिवेट कर सकते हो एम्प्लॉयज़ को, बट लीडरशिप में आपके पास कोई भी किसी भी तरह के मोटिवेटर नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पे बस आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज ए लीडर, जो आप उसको क्या कर सको, इन्फ्लुएंस कर सको, अपनी बात मनवा सको अपने सबॉर्डिनेट को। आई होप तो बात समझ में आई होगी आपको। तो लिखा भी है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरीली टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। फिर कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, इस द ये प्रोसेस है, मतलब कम्युनिकेशन का मतलब तो पता ही है आपको कि अपनी जो मैसेज है वो क्या करना, पास ऑन करना एक से दूसरे पर्सन को, ठीक है। वो क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन होता है, बातचीत, यहाँ पे देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस या ओपिनियन, ये सब आप एक पर्सन टू दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सुपरविज़न दे रखा है और सुपरविज़न की फिर इम्पोर्टेंस बता रखी है। सुपरविज़न क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो गाइड करेगा, है ना, गाइड करेगा ताकि जो एम्प्लॉयज़ का एफर्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करें। ये भी मैंने पहले भी बता दिया आपको, ठीक है। ओवरसीइंग द वर्क एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर एंड एम्प्लॉयज़, मतलब लगातार देखने की, निगरानी रखने का काम है एक तरह से वर्कर और एम्प्लॉयज़ को। और इसमें काम क्या क्या आता है ये मैं बता चुका हूँ, वो इंस्ट्रक्ट करना, ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, गाइड करना। और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन एट द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि और ये सुपरविज़न का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सुपरविज़न खाली लोअर लेवल पे ही चलता है, अपर लेवल पे भी सुपरविज़न चलता है। अगर मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट में मैनेजर है, उसे जो सीनियर मैनेजर नहीं देखेगा तो फिर फ़ायदा नहीं है उस काम का। तो सुपरविज़न हर लेवल का भी काम है, और बट जो मेन इसका इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है वो लोअर लेवल पे ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या बताता है, मेंटेन गुड कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स, अच्छा कॉन्टैक्ट बनाए रखता है वर्कर्स के साथ, है ना। बाकी आप इसे पोज करके आप रीड कर सकते हैं एक बार, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सेकंड बता रहा है कि लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, एक लिंक बिटवीन मतलब एक कड़ी का काम करता है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। अगर ये सुपरवाइज़र नहीं होगा तो बेचार इन वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो गैप आ जाएगा, वो अच्छे से अपनी बातों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और क्या बताया, ग्रुप ऑफ यूनिटी लाने का भी काम क्या है ना, सुपरवाइज़र का है, ठीक है। सुपरवाइज़र ही, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये सुपरवाइज़र जो पर्सन है जो सुपरविज़न करेगा उसको सुपरवाइज़र बोला जा रहा है। उसका क्या वर्क होगा, उसके वर्क से हम अच्छा से समझ सकते हैं कि सुपरविज़न की इम्पोर्टेंस क्या होगी। गुड कॉन्टैक्ट बनाए रखेगा सुपरवाइज़र, क्या कहता है, एक गुड कॉन्टैक्ट बनाए रखेगा वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। गुड कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स मतलब अच्छी बातचीत होगी वर्कर्स के साथ, अगर किसी भी तरह की वर्कर को कोई नीड है तो वो सुपरवाइज़र को ही बोलेंगे। लिंकिंग बिटवीन बताया था कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में लिंक का काम करता है। और की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी लाने का काम सुपरवाइज़र का है। इंश्योर परफॉर्मेंस अचीव होगी नहीं होगी, सेट टारगेट्स वगैरह अचीव करना, ये सब टारगेट वगैरह सेट करना, अचीव नहीं सेट करना, ये भी सुपरवाइज़र का काम होगा एम्प्लॉयज़ के लिए जो बिल्कुल लोअर लेवल पे बैठे हुए हैं। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्कर को प्रोवाइड कराना, ऑन द जॉब याद रखना, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, हमने 2 पार्ट पढ़े थे ट्रेनिंग के स्टाफिंग चैप्टर में। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो वर्कर और एम्प्लॉयज़ को ऑन द जॉब ट्रेनिंग का काम भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम किसका है, सुपरवाइज़र का है। आई होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी।
सुपरवाइजर लीडरशिप, इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर, अपनी बातों में अपनी बात मनवाना, कहीं ना कहीं सुपरवाइजर का भी ये काम होता है। एनालाइजिंग द वर्क, और साथ में वर्क परफॉर्मेंस को देखना, फीडबैक रिपोर्ट बनाना एक वर्कर्स की, है ना, और फीडबैक वर्कर्स को देना कि भाई आप कौन पर्सन कितना अच्छा काम कर रहा है, वो भी बताना सुपरवाइज़र का काम है, सुपरविज़न में आ जाता है। मोटिवेशन में क्या बता रखा है, 3 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। ठीक है, मोटिव क्या होता है, लाइफ का जो आपका एम है, जो गोल है, एंड गोल है, वो मोटिव हो गया। मोटिवेशन क्या हो गया, एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे किसी भी पर्सन को जो जिसको आप अपना काम, जिसे आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं। मोटिवेटर्स क्या हो गया, मोटिवेटर्स वो इक्विपमेंट्स, वो रिसोर्सेज हो गए जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, लोगों को इंड्यूस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रमोशन, इंसेंटिव, सैलरी, है ना, सैलरी इंक्रीमेंट, और जैसे टूर वगैरह पे कंपनी वाले भेज देते किसी भी पर्सन को, है ना, अगर वो अच्छा जॉब परफॉर्म करता है तो वो सारे क्या होता है, मोटिवेटर। तो मोटिवेटर क्या है, रिसोर्सेज या इक्विपमेंट जिसकी मदद से वो क्या करेगा, उसे हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन प्रोसेस है एक, जिसे इंड्यूस होगा पर्सन, और मोटिव लाइफ का एम हो सकता है कोई भी। ठीक है, आगे आप इसको पोज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीचर बता रखे हैं कुछ मोटिवेशन का। मोटिवेशन मैंने आपसे पहले बोला था कि वो एलिमेंट्स करने के बाद हम इसे एंड करेंगे, बट एक काम करते हैं, मोटिवेशन को ख़त्म करके फिर एंड कर देते हैं इस वीडियो का। ठीक है, बाकी फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन बता रखा है। मोटिवेशन क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। साइकोलॉजिकल फिनोमिनन यहाँ पे उसकी डिज़ायर, जो उसकी नीड्स हैं, उसको देखा जाता है। ठीक है, मोटिवेशन क्या करता है, एक मोटिवेशन का फीचर ये है कि उसकी डिज़ायर्स को पूरा करता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिखा है, मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग सच एज अर्ज, ड्राइव्स एंड डिज़ायर्स विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉयज़। इसे किसी भी तरह से फोर्स करके हम काम नहीं करवा रहे हैं, उसकी डिज़ायर को, उसकी नीड्स को पूरा करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने काम को करवा रहे हैं, मोटिवेट करके कर रहे हैं। मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, इट मीन्स हम क्या करते हैं, उसको कुछ ऐसा लालच देते हैं ताकि उसका जो बिहेवियर है, हर पर्सन अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंटेंशन के लिए आता है। कोई मान लेते हैं रिस्पेक्ट के लिए आ रहा है, प्रेस्टीज के लिए आ रहा है, कोई फाइनेंशियली टर्म्स के लिए आ रहा है, पैसा अच्छा कमाना चाहता है उसके लिए आ रहा है, कोई बिलोंगिंगनेस के लिए आ रहा है, कोई अपने भाईचारा या फिर फ्रेंडशिप बनाना चाहता है उसके लिए आ रहा है। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए एक पर्सन आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है कि मोटिवेशन क्या करता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर सबके बिहेवियर को क्या करता है, एक तरफ ले जाता है। कोई किसी भी टर्म्स के लिए आया हो बट उसके गोल को एक ही बना देते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगभग सभी जगह फॉलो होगा। इसके बाद मोटिवेशन कैन भी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि पॉजिटिव कुछ होते हैं, पे इंक्रीज, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ये सारे आपके पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव मतलब डिमोशन, स्टॉपिंग, इंक्रीमेंट और इशू ऑफ मेमो। ये इशू ऑफ मेमो होता है कि भाई कई बार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती किसी भी पर्सन की, तो उसे मेमो इशू कर दिया जाता है। और एक मेमो इशू करने का मतलब है उसे एक वार्निंग दे दी है कि भाई अगर नेक्स्ट टाइम में वो किसी तरह की मिस्टेक करता है या रिपीट करता है उस मिस्टेक को, तो उसको उस जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मोटिवेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए। मोटिवेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, हर पर्सन क्या आता है, एक अलग इंटेंशन के लिए आता है बिजनेस के अंदर। अब वो अलग इंटेंशन के लिए आ रहा है, अलग अलग सबके इंटेंशन है। अब मान लेते हैं एक मैनेजर है, उसने वो इंक्रीमेंट दे दिया सबकी सैलरी में। अब मान लेते कोई इंक्रीमेंट से खुश नहीं है, उसे क्या चाहिए, उसे प्रेस्टीज के लिए उसे जॉब पोजीशन भी अच्छी चाहिए थी, है ना। अब वो खाली सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसकी नीड क्या हो गई, उसकी नीड वो है कि वो अच्छी जॉब पोजीशन चाहता है। अब उसे वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो जो मैनेजर ने इंसेंटिव देके मोटिवेट करने की कोशिश करी सबको, उसमें वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो मैनेजर है वो हर किसी की नीड के बारे में नहीं जान सकता कि क्या नीड होगी। ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और मोटिवेशन ने बता रखा है प्रोसेस क्या है ना। आगे आप मोटिवेशन प्रोसेस कुछ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है, एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट्स टेंशन विच स्टिमुलेट हिज और ड्राइव। इसे छोड़ दीजिए, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है मोटिवेशन प्रोसेस। ठीक है,
इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन आप इसको रीड कर लेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, फटाफट रीड आउट कर लेते हैं, ज़रा से हल्के हल्के टॉपिक हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इम्प्रूव जब मोटिवेट होगा कोई पर्सन तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अच्छे से अचीव हो पाएगा। हेल्प टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड, कि अगर नेगेटिव एटीट्यूड अगर किसी ने कोई स्ट्राइक पे बैठ गया मान लेते हैं, तो उसको आप मोटिवेट करके उसे वापस काम पे ला सकते हो। तो कोई किसी भी पर्सन का अगर नेगेटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन तो उसको चेंज किया जा सकता है मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, उसके टर्नओवर को कहीं ना कहीं क्या कर देता है, कम कर देता है, उसके ऊपर जो बर्डन है उसको कम कर देता है। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटीज़म, इट मीन्स जो लोग बार बार क्या होते हैं छुट्टियां लेते हैं, है ना, इरेगुलर रहते हैं जॉब पे, तो अगर उन्हें किसी तरह से मोटिवेट कर दिया जाएगा तो वो रेगुलर रहेंगे। मोटिवेशन फैसिलिटेट चेंज, मोटिवेशन क्या करता है, चेंज लेके आता है। ये बता दिया मैंने कि उनके एटीट्यूड में क्या लेके आएगा, चेंज लेके आएगा। और साथ में जो अगर मान लेते हैं बिज़नेस में, मैंने बताया था जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, तो उसके साथ अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, तो मोटिवेशन उसको लिए हेल्प करता है। आई होप सो आपको समझ में आया हो। कोई चीज़ अगर डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, इसको फटाफट से कवर कर लेते हैं। यहाँ पे 5 हायरार्की थ्योरी दे रखी है। पहले है फिजियोलॉजिकल नीड है सबसे पहले, इसको बड़े बेसिक से समझते हैं। ठीक है, आप एक ट्री टाइप में डायग्राम भी बना सकते हैं इसका। ठीक है, जो आर के सिंगला की बुक में गिवन होगा। बेसिक्स फिजियोलॉजिकल नीड क्या कहता है, बेसिक नेसेसिटी जो फूड शेल्टर क्लोथ होते हैं, अगर वो पूरे हो जाते हैं, ये एक लेवल है। आपको पता है कि एक नीड के पूरे होने के बाद दूसरी नीड बनती है। मैस्लो की नीड थ्योरी है ये, और मैस्लो की नीड थ्योरी से आपको समझनी चाहिए, ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मैस्लो की नीड थ्योरी क्या बोलती है। ये बोलती है कि भाई जब एक इंसान की एक नीड ख़त्म होती है, एक नीड सेटिस्फाई होती है, तो दूसरी नीड अराइज हो जाती है। तो 5 तरह की नीड्स के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, तो 5 लेवल्स में आप इसे समझेंगे, क्योंकि एक नीड के पूरे होने पे दूसरी नीड आ जाएगी। तो ये मैस्लो की नीड थ्योरी है। पहला है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड कहता है यहाँ पे फूड शेल्टर क्लोथ, अगर ये उसको मिल जाता है। पहले कोई भी इंसान कंपनी ज्वाइन करता है, कोई भी इंसान कोई सी ऑर्गेनाइजेशन या जॉब पे जाता है, तो उसका बेसिक फंडा क्या होता है, क्या मेन रीज़न होता है, वो अपने पैसे की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, फाइनेंशियल कंडीशन को, फाइनेंशियल जो नीड है उसको पूरा करना चाहता है। तो पहली चीज़ से यही क्लियर होता है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जो फूड शेल्टर और क्लोथ है, बेसिक नेसेसिटी वाली जो चीज़ें हैं वो अगर उसकी पूरी हो जाती हैं तो ये वाली नीड उसकी पूरी हो जाएगी। फिर देन सेकंड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी 2 वर्ड है यहाँ पे अलग अलग, एक लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, वो लिखा एक ही तरह से जा रहा है, बट सेफ्टी किस सेंस में हो रहा है, फिजिकल और इमोशनल। सेफ्टी का मतलब है फिजिकल और इमोशनल। अगर मान लेते हैं आप किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो एसिड वगैरह का काम है, तो वहाँ से आपकी एक सेफ्टी आपको लगे कि भाई हाँ जी, वहाँ पे पूरे प्रॉपर प्रिकॉशन यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि प्रॉपर ग्लव्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो। और इमोशनली मान लेते हैं कई कंपनियां होती हैं जहाँ पे जो मैनेजर हैं या सुपरवाइज़र है, जो मैनेजर या सुपरवाइज़र वो सही ढंग से काम नहीं, सही ढंग से बात नहीं करते अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो इमोशनली आपका नीड में आ जाएगा। तो सेफ्टी के अंदर आपका फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह की सेफ्टी की बात होती है। सिक्योरिटी नीड्स में जॉब सिक्योरिटी की बात होती है कि जॉब जो है आपकी वो क्या रहे, स्टेबल रहे। ऐसा नहीं है कि 2 महीने काम करा उसके बाद आपको जॉब का पता ही नहीं है कि भाई हाँ जी आपके पास जॉब है भी या नहीं है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड ये होती है। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, जब आप बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड इट मीन्स फूड शेल्टर क्लोथ सेटिस्फाई हो जाता है जब किसी एम्प्लॉय का, तो नेक्स्ट नीड पे बढ़ता है जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जो मैंने बता दिया। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड के बाद थर्ड उस पर आता है बिलोंगिंगनेस नीड, जिसे बोलते हैं एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस नीड। यहाँ पे वो भाईचारा बढ़ाना चाहता है। इट मीन्स जितने भी जो एक फ्रेंड सर्कल, एक
कलीग्स के साथ वो अपनी रिलेशन बढ़ाना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। कोई भी इंसान अकेला रह के किसी काम को कर नहीं सकता। उसको एक नीड ये भी होती है कि एक इनफॉर्मल तरीके से या फॉर्मल तरीके किसी भी तरह से उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बात करने वाला मिले। फ्रेंडशिप फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन ये सब बता रखा है इसमें। फिर स्टीम नीड्स आ जाता है जब उसकी ये बिलोंगिंगनेस वाली नीड पूरी हो गई कि फ्रेंड सर्कल वगैरह बन गया। इसके बाद स्टीम नीड्स आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पे स्टीम नीड का मतलब है जो भी पर्सन है, जो एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, नीड की बात हो रही है, अगर वो पर्सन स्टीम नीड की बात हो रही है, इट मीन्स अगर वो पर्सन की ऊपर की तीनों नीड पूरी हो जाती है, तब अब वो एक प्रेस्टीज चाहता है, एक रेपुटेशन चाहता है, एक पोजीशन चाहता है जॉब में, ताकि बाकी सारे लोग क्या कर सकें, बाकी सारे लोग उसको एक रेपुटेशन दें, एक इज़्ज़त से देखें, इज़्ज़त से बात करें। एक अलग इमेज चाहता है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी, दैट मीन्स स्टीम नीड्स। जब वो भी पूरी हो जाती है, देन लास्ट में आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे लाइफ, हर एक इंसान का एक लाइफ का एम होता है, लास्ट गोल होता है, एक एंड गोल होता है ना। हर एक पर्सन का ये होता है कि भाई पूरी लाइफ में मुझे, अगर पूरी लाइफ में मैंने 10 साल 15 साल 20 साल कोई काम करा है, तो एक एम होगा कि भाई मुझे पूरा परफेक्शन आ जाए अपने काम में, या मैं इतना सारा पैसा कमा लूँ, या कुछ भी एक लाइफ का एंड गोल हो सकता है। जब तो लास्ट गोल वो होता है सारी इसकी नीड्स पूरी हो गई, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वो क्या बनना चाहता था लाइफ में, क्या बनना चाहता है, उसका लाइफ का एम हो सकता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड उसकी पूरी हो जाती है, तो इसके बाद ये एंड हो जाता है। तो ये थी मैस्लो नीड थ्योरी। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे के टॉपिक्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप देख रहे थे गुरुकुल क्लासेस की ये वीडियो, जो थी चैप्टर 7 के बारे में। डायरेक्टिंग चैप्टर है हमारा बिजनेस स्टडी का, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी भी तरह का आपको डाउट होगा तो आप इस कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।